आज पूज्य मान जी महाराज एवं माननीय रक्षा मंत्री के कर कमलों द्वारा संपन्न होने जा रहा है। युग पुरुष ब्रह्मलीन दिग्विजय जी महाराज द्वारा प्रारंभ किया गया महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के माध्यम से शैक्षिक क्रांति की मसाल का जो वृक्ष स्वरूप प्रदान किया था महंत अवैधनाथ जी महाराज ने। मैं निवेदन करूंगा मंचस्थ अतिथियों से, पूज्य महाराज जी से, माननीय रक्षा मंत्री जी से कि पूज्य महाराज जी के इस भव्य प्रतिमा, दिव्य प्रतिमा के समक्ष पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित करने की कृपा करें। मैं निवेदन कर रहा था कि शैक्षिक क्रांति के अग्रदूत, सामाजिक समरसता के प्रणेता ने जो वट वृक्ष का स्वरूप महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद को प्रदान किया है, इतिहास पुरुष के रूप में पूरी दुनिया और विशेष रूप से भारत और बहुसंख्यक समाज उनको याद करता रहा है। आज उनकी दिव्यतम प्रतिमा का अनावरण हो रहा है। आप सबके आग्रह है कि अपने स्थान पर खड़े होकर मैं निवेदन करूंगा आज के कार्यक्रम के माननीय मुख्य अतिथि जी, माननीय मुख्यमंत्री जी और सभी मंचस्थ अतिथियों से अपना आसन ग्रहण करने की कृपा करें। आप सभी भी मंच के सम्मुख उपस्थित सभी से निवेदन है कि आप भी अपना स्थान ग्रहण करने की कृपा करें। बंधुओं, आज युग पुरुष, इतिहास पुरुष गोरखपीठाधीश्वर राष्ट्रसंत महंत अवैधनाथ जी महाराज की पुण्यतिथि है। विगत 1 वर्षों से ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय जी महाराज की 52वीं, राष्ट्रसंत महंत अवैधनाथ जी महाराज की 7वीं पुण्यतिथि साप्ताहिक समारोह कार्यक्रम संपन्न हो रहा था। आज उसी क्रम में पूज्य महाराज जी की पुण्यतिथि के अवसर पर उनकी दिव्य एवं भव्य प्रतिमा के अनावरण कार्यक्रम तथा श्रद्धांजलि समारोह में आज के इस कार्यक्रम में मंच पर माननीय भारत सरकार रक्षा मंत्री श्रद्धेय राजनाथ सिंह जी उपस्थित हैं। मैं चौथ की इस नगरी में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन कर रहा हूं। आज के कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री और गोरखपीठ के गोरखपीठाधीश्वर पूज्य महंत जी महाराज को केसरी चरणों में चौथ नगरी की जनता की ओर से सादर निवेदन और प्रणाम निवेदित कर रहा हूं। कार्यक्रम में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री भारत सरकार श्री पंकज चौधरी जी उपस्थित हैं। मैं आज के इस कार्यक्रम में आपका भी हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन कर रहा हूं। उत्तर प्रदेश सरकार में माननीय जल शक्ति मंत्री श्री डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, बाबा मस्तनाथ आश्रम स्थल बोहर रोहतक हरियाणा से, जो रोहतक अलवर से सांसद भी हैं, ऐसे पूज्य महंत बालकनाथ जी महाराज का मैं श्रद्धांजलि समारोह में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन कर रहा हूं। कार्यक्रम में दिगंबर अखाड़ा अयोध्या धाम से पूज्य महंत सुरेश दास जी महाराज उपस्थित हैं। मैं आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन कर रहा हूं। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के माननीय अध्यक्ष पूर्व कुलपति प्रोफेसर उदय प्रताप सिंह जी का भी मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन कर रहा हूं। आज के इस कार्यक्रम में यह महाविद्यालय जिस विश्वविद्यालय से संबद्ध है, उसके माननीय कुलपति प्रोफेसर हरि बहादुर श्रीवास्तव जी, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु से चौक की जनता की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। साथ में मंच के बगल में माननीय विधायकगण, जिला पंचायतगण, मीडिया के लोग और कोटि कोटि जनता का भी हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। हम सब जानते हैं कि पुण्यतिथि पूर्णात्माओं की मनाई जाती है। पूर्णात्मा कोई साधारण अर्थ वाला शब्द नहीं है, यह एक मूल्यवाची शब्द है जो महंत अवैधनाथ जी महाराज जैसे तेजोदीप्त, संकल्प धर्मा, स्वप्नदर्शी और लौह राष्ट्रवादी व्यक्तित्व के साथ जुड़कर और भी अर्थ संपन्न बन जाता है। सचमुच महंत जी महाराज का जीवन उस ऊर्जा के अक्षय स्रोत की भांति मूल्यवान है जो हम सब के मन प्राणों को, आत्माओं को, चेतना और विचार को आलोक तो देता ही है, वह नाभिकी शक्ति भी प्रदान करता है
जिसके बिना राष्ट्र और समाज का इतिहास चक्र गतिमान नहीं हो सकता। महंत अभयनाथ जी महाराज का व्यक्तित्व किसी समाज निरपेक्ष एकांतिक साधना करने वाले योगी का व्यक्तित्व न होकर प्रखर सामाजिक राजनीतिक विचारों वाले एक सक्रिय प्रयोगकर्ता का क्रांतिकारी व्यक्तित्व था। एक विराट सामाजिक परियोजना के इतने सारे मोर्चे पर एक साथ उनकी जीवंत क्रियाशीलता विस्मय पैदा करती है। हिंदू धर्म संस्कृति की रक्षा से लेकर मनुष्यता के एक बड़े भाग के प्रति अपमानजनक अस्पृश्यता के प्रश्न तक फैला हुआ इनका जीवन संग्राम आध्यात्म साधना कर्मयोग का विलक्षण उदाहरण है। सामाजिक समरसता के माध्यम से राष्ट्रीय एकता और शैक्षिक संस्थाओं के माध्यम से श्रेष्ठ संस्कार नागरिक निर्मित करने की परिकल्पना इसी कर्मयोग का एक गौरवशाली अध्याय है। ऐसे इतिहास पुरुष दिव्य पुरुष का के श्रद्धांजलि के कार्यक्रम में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत वंदन एवं अभिनंदन कर रहा हूं। स्वागत के क्रम में मैं सरस्वती वंदना की हेतु महाविद्यालय के विद्यार्थियों को आमंत्रित कर रहा हूं। इस कार्यक्रम के विधिवत शुभारंभ है।
बहुत बहुत धन्यवाद। युग पुरुष ब्रह्मलीन गोरखपीठाधीश्वर महान दिव्या जी महाराज की 52वीं पुण्यतिथि तथा राष्ट्र संत ब्रह्मलीन महंत गोरखपीठाधीश्वर अवधनाथ जी महाराज की 7वीं पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित साप्ताहिक श्रद्धांजलि समारोह के अंतर्गत राष्ट्र संत ब्रह्मलीन महंत अवधनाथ जी महाराज की आज उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर दिव्य प्रतिमा का अनावरण का श्रद्धांजलि समारोह कार्यक्रम में आज परम सम्माननीय श्रद्धेय राजनाथ सिंह जी माननीय रक्षा मंत्री भारत सरकार को अपने बीच पाकर चौक नगरी अत्यंत आह्लादित और गौरवान्वित है। माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी का बेदाग राजनीतिक जीवन आने वाली राजनीतिक पीढ़ी के लिए हमेशा एक उदाहरण रहेगी। अपने यशस्वी राजनीतिक जीवन में इतने अधिक महत्वपूर्ण पदों के माध्यम से राष्ट्र और समाज की सेवा का अखंड यात्रा का समाज साक्षी है। माननीय रक्षा मंत्री बनने से पूर्व भारत सरकार के पूर्व गृह मंत्री, पूर्व कृषि मंत्री, पूर्व भूतल परिवहन मंत्री, पूर्व खाद्य एवं प्रसंस्करण मंत्री, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री के रूप में आपके कार्यकाल को आज भी याद किया जाता है। संगठन की दृष्टि से भी आपकी भारतवर्ष के प्रति, भारत के जन जन के प्रति आपकी सेवा अनुकरणीय है। भारतीय जनता पार्टी जैसे बृहत्तर परिवार में 2 बार अध्यक्ष के रूप में उसका नेतृत्व और उसका संगठन बनाने में जो योगदान आपका रहा है वह हम सब के बीच, भारत की जनता के बीच आज भी उदाहरण रूप में उपलब्ध है। इसके साथ साथ अनेक संगठनात्मक पदों पर आपने भारतवर्ष की सेवा की है। इसके साथ साथ जो सबसे महत्वपूर्ण और आज के इस कार्यक्रम के संदर्भ में है, गोरखपीठ के प्रति आपकी श्रद्धा अटूट और अखंड रही है। ऐसे मुख्य अतिथि महानुभाव को पाकर आज पूरा यह पूर्वांचल और विशेष रूप से चौक नगरी आह्लादित है, गौरवान्वित है, प्रसन्नचित है। इसलिए मैं पुनः एक बार आपका वंदन अभिनंदन करता हूं। और आज के कार्यक्रम में उपस्थित महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के माननीय अध्यक्ष प्रोफेसर उदय प्रताप सिंह जी से निवेदन करूंगा कि आज के इस अवसर पर हम सबके बीच उपस्थित माननीय मुख्य अतिथि जी को उत्तरीय एवं स्मृति चिन्ह के माध्यम से स्वागत करने का कृपा करें। माननीय राजनाथ सिंह जी का राजनीतिक और सामाजिक जीवन अनुकरणीय है और ऐसे व्यक्तित्व को अपने बीच पाकर हम सब आह्लादित हैं, प्रसन्नचित है और उसी भाव अभिव्यक्ति के लिए उत्तरीय और गुरु श्री गोरक्षनाथ की प्रतीक मूर्ति स्मृति चिन्ह के माध्यम से महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के माननीय अध्यक्ष उदय प्रताप सिंह जी स्वागत कर रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम में हम सब के अपने चौक नगरी के अपने, पूर्वी उत्तर प्रदेश के अपने, उत्तर प्रदेश के अपने और पूरे भारतवर्ष के अपने और अब विश्व में भी अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का भी इस परिसर में शिक्षा परिषद की ओर से प्रोफेसर उदय प्रताप सिंह जी से मैं निवेदन करूंगा कि इसमें चिन्ह उत्तरी के माध्यम से उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने की कृपा करें। पूज्य महाराज जी को उत्तरी एवं भगवान श्री गुरु गोरखनाथ जी की स्मृति चिन्ह के माध्यम से चौक नगरी की तरफ से भाव अभिव्यक्ति पूज्य महाराज जी का। आज के इस कार्यक्रम में मैं इस विद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर बसंत नारायण सिंह जी से आग्रह करूंगा कि आज हम सबके बीच इस माटी के जननेता और माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री भारत सरकार श्री पंकज चौधरी जी का उत्तरी एवं स्मृति चिन्ह के द्वारा स्वागत करें। माननीय पंकज चौधरी जी, वित्त राज्य मंत्री भारत सरकार का महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा इसमें चिन्ह और उत्तरी द्वारा स्वागत। इसके उपरांत मैं निवेदन करूंगा प्राचार्य महोदय से कि आज हम सबके बीच उत्तर प्रदेश शासन में माननीय जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह जी उपस्थित हैं। आपका भी उत्तरी एवं स्मृति चिन्ह द्वारा थोड़ा शीघ्र करें, स्वागत करें। इसके उपरांत
बाबा मस्तनाथ आश्रम असल बोहर रोहतक से माननीय सांसद महंत बालकनाथ जी का यहाँ समुपस्थित हैं। मैं प्राचार्य जी से आग्रह करूंगा कि श्रीमंत बालकनाथ जी का उत्तरीय स्मृति चिन्ह द्वारा स्वागत करें। उसके उपरांत गोरक्षपीठ के प्रति अनन्य श्रद्धा रखने वाले और लगभग सभी कार्यक्रमों में पूरे समय तक अपने को उपस्थित रखकर पूज्य महाराज द्वय को निरंतर श्रद्धांजलि देते हुए और गोरक्षपीठ के कार्यों में संलग्न रहने वाले पूज्य संत महंत सुरेश दास जी महाराज दिगारंबा खड़ा अयोध्या धाम से पधारे हैं। मैं प्राचार्य महोदय से आग्रह करूंगा कि आज के इस अवसर पर पूज्य संत महंत सुरेश दास जी महाराज का उत्तरीय और स्मृति चिन्ह द्वारा स्वागत करें। इस कार्यक्रम में सिद्धार्थ विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति उपस्थित हैं। मैं प्राचार्य जी से अनुरोध करूंगा कि प्रोफेसर हरि बहादुर श्रीवास्तव जी माननीय कुलपति जी को स्मृति चिन्ह और उत्तरी के द्वारा स्वागत करें। स्वागत के पीछे भाव अभिव्यक्ति है। गोरक्षपीठ अपने सभी अतिथियों को, अपने भक्तों को निरंतर आशीर्वाद स्वरूप विभिन्न प्रकार के आयोजन के माध्यम से मैं इस स्वागत के उपरांत श्रद्धांजलि गीत जो पूज्य महंत जी के श्री चरणों में समर्पित है, श्रद्धांजलि गीत हेतु पूज्य महाराज जी का आज श्रद्धांजलि कार्यक्रम है। आज उनकी पुण्यतिथि है। ऐसे दिव्य महापुरुष, इतिहास पुरुष के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए माननीय रक्षा मंत्री जी, पूज्य महाराज जी सहित हजारों हजार लोग उपस्थित हैं। आज उसी भाव अभिव्यक्ति के लिए श्रद्धांजलि गीत के माध्यम से
बहुत धन्यवाद। श्रद्धांजलि गीत के माध्यम से श्रद्धासुमन मैं अब माननीय केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी जी से निवेदन करूंगा कि आज के इस अवसर पर दो शब्द श्रद्धांजलि स्वरूप करने की कृपा करें। पंकज चौधरी जी। ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी महाराज की मूर्ति अनावरण के अध्यक्षता कर रहे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, हम सबके नेता परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज, इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भारत सरकार के रक्षा मंत्री परम आदरणीय राजनाथ सिंह जी, मंच में विराजमान उत्तर प्रदेश के मंत्री महेंद्र सिंह जी, हम लोग के साथ सांसद महंत बालकनाथ जी महाराज, महंत सुरेश दास जी महाराज, यूपी सिंह जी, प्रोफेसर हरि बहादुर श्रीवास्तव जी, डॉक्टर वसंत नारायण सिंह जी, बगल के मंच में भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष परदेसी रविदास जी, पनेरा के विधायक ज्ञानेन्द्र सिंह जी, फरेंदा के विधायक बजरंग बहादुर सिंह जी, सदर के विधायक जयमंगल कनौजिया जी, सिसवा के विधायक प्रेम सागर पटेल जी, जिला परिषद अध्यक्ष महोदय। आज हम जिसके मूर्ति के अनावरण में उपस्थित हुए, हम लोगों के मार्गदर्शक परम पूज्य अवैधनाथ जी महाराज अजन्म विवादों से दूर रहने वाले विरक्त सन्यासी बहुमुखी व्यक्ति के धनी व्यक्ति और सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने वाले, जो सदैव समाज में क्रूरता था, कुरीतियां थी, उसको दूर करने के लिए हमारे भी क्षेत्र में कम से कम सैकड़ों गांवों में मैं तो खुद स्वयं उपस्थित रहा और कहीं न कहीं सबको एक साथ जोड़ने के लिए सदैव वो काम करते थे। यहां तक कि समाज को एकजुट बनाने के लिए काशी के डोम राजा को वहां संतों के साथ जाकर के भोजन करने का काम महाराज जी ने किया था। वहीं दक्षिण भारत में मीनाक्षी मंदिर रामेश्वरम में जब दलितों को तिरस्कृत किया गया तो महाराज जी वहां पर भी जाकर के उनकी लड़ाई लड़ने का काम किया और सदैव हिंदू राम जन्मभूमि के अध्यक्ष के रूप में हिंदुओं की रक्षा करने के लिए सदैव तत्पर रहते थे। जब तक महाराज जी थे तब तक राम जन्मभूमि के लिए हमेशा वो लड़ाई लड़ते रहते थे और कहीं न कहीं हिंदू समाज की लड़ाई लड़ने के लिए बीच में उनको राजनीतिक क्षेत्र में भी आना था।
और 34 साल तक हिंदू महासभा और भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के हिंदुत्व की रक्षा करते रहे। उस दरमियान 4 बार विधानसभा के वो प्रतिनिधित्व किया और 4 बार लोकसभा का प्रतिनिधित्व किया। मैं सौभाग्यशाली हूं कि 1991 और 1996 से 98 तक महाराज जी का सानिध्य प्राप्त हमें हुआ है। उनके साथ मुझे भी काम करने का अवसर मिला है, बहुत कुछ सीखने को भी मिला। और महाराज जी का जो शौक था कहीं ना कहीं हम लोग को प्रेरणा देती थी। आज ऐसे एसएससी परम पूज्य अवैधनाथ जी के मूर्ति अनावरण के समय मैं अपने दिल के गहराइयों से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। मंच पे हमारे नेता माननीय राजनाथ सिंह जी मौजूद हैं। इनके बारे में मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, चाहे वो शिक्षा मंत्री के रूप में रहे हो, शिक्षा मंत्री के रूप में थे तो आज भी बच्चे याद करते हैं और शान से कहते हैं कि मैं उस समय का पास हूं जब राजनाथ सिंह जी शिक्षा मंत्री थे। जब मुख्यमंत्री के रूप में थे तो समाज के सभी वर्गों को मिलने का काम उन्होंने किया था। जब गृह मंत्री के रूप में पहुंचे तो निश्चित तौर से आपने देखा होगा कि 2014 में देश में कहीं ना कहीं नक्सलवाद का बड़ा भारी व्यापक दायरा था, उसको घटा करके समेटने का काम करने का काम किया। नॉर्थ ईस्ट में माओवादियों का जाल था, उसको भी घटाने का काम माननीय रक्षा मंत्री जी ने किया। और रक्षा मंत्री के रूप में कहीं ना कहीं आज आपने देखा होगा कि जब देश की सेना के जवानों को मनोबल ऊंचा करना पड़ता है तो सियाचिन में जाकर के भी राजनाथ सिंह जी उनका मनोबल ऊंचा करने का काम करते रहे। डोकलाम के घटना के बाद सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए वहां पर जाकर के उनको शाबाशी उनका हौसला बढ़ाते हैं। ऐसे में राजनाथ सिंह जी का अपने जनपद में इस पूर्ण अवसर पर अपनी जनता की तरफ से, अपने सभी विधायकों की तरफ से महाराज उनकी धरती के हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। हमारे मुख्यमंत्री जी का जहां तक सवाल है, आप सब जानते हैं कि 4.5 साल पहले उत्तर प्रदेश क्या था और आज उत्तर प्रदेश क्या है। जहां हम बिजली के लिए तरसते थे, जहां हम सड़क के लिए तरसते थे, जहां हम पानी के लिए तरसते थे, हम दवाई के लिए तरसते थे, और उत्तर प्रदेश में कोई भी पूंजी निवेश करने को तैयार नहीं था। लेकिन योगी जी ने 4.5 साल के भीतर जो उत्तर प्रदेश का माहौल बनाया, जो आतंकवाद गुंडा राज समाप्त किया, आज उसकी देन है कि भारत में दूसरे स्थान पे ईज ऑफ डूइंग में उत्तर प्रदेश पहुंचाने का काम योगी जी ने किया है, मुख्यमंत्री जी ने किया है। क्या वो कोरोना का काम है? अब कोरोना के काम में महाराज जी ने जो उत्तर प्रदेश में काम किया है अब देश में रोल मॉडल के रूप में पेश किया जाता है। उत्तर प्रदेश में जितना भी समावेशी विकास के लिए मोदी जी ने जो योजना चलाया, जो सबका साथ सबका विकास कराना था, उसको अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा करके आज उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान में नंबर 1 स्थान रखता है। ऐसे मुख्यमंत्री जी का भी मैं यहाँ पर स्वागत करता हूँ। आज के अवसर पर आप सब यहाँ उपस्थित हुए, आप सबको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने अत्यंत संक्षिप्त उद्बोधन के माध्यम से भावभीन श्रद्धांजलि। आज के इस कार्यक्रम के माननीय अध्यक्ष गोरखपीठाधीश्वर महंत योगी आदित्यनाथ जी महाराज से मैं सादर निवेदन करूंगा कि आज के इस अवसर पर इस सभा को अनुप्रमाणित करने और अपना आशीर्वाद प्रदान करने की कृपा करें। ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी महाराज की 7वीं पुण्यतिथि के अवसर पर उनकी पावन प्रतिमा के अनावरण कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भारत सरकार के यशस्वी रक्षा मंत्री माननीय श्री राजनाथ सिंह जी, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री और इस लोकसभा सीट से लोकप्रिय सांसद श्री पंकज चौधरी जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह जी,
समस्तनाथ मठ स्थल बोहर रोहतक के श्री महंत और अलवर राजस्थान से लोकप्रिय सांसद श्री महंत बालकनाथ जी महाराज, दिगंबर अखाड़ा अयोध्या के श्री महंत सुरेश दास जी महाराज, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर हरि बहादुर श्रीवास्तव जी, महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के अध्यक्ष और पूर्व कुलपति प्रोफेसर उदय प्रताप सिंह जी, आज के इस कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित जूनागढ़ गुजरात से पधारे श्री महंत शेरनाथ जी महाराज, देवीपाटन मंदिर बलरामपुर के श्री महंत मिथिलेश नाथ जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित जिला पंचायत के अध्यक्ष श्री रविकांत पटेल जी, मान्य विधायकगण श्री जयमंगल कनौजिया जी, ज्ञानेन्द्र सिंह जी, प्रेम सागर पटेल जी, बजरंग बहादुर सिंह जी, अमनमणि त्रिपाठी जी, जिलाध्यक्ष प्रदेशी रविदास जी, महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर विश्वंत नारायण सिंह जी, महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद से संबद्ध संस्थाओं के सभी प्रधानाचार्य, आचार्य, अभिभावकगण, चौक बाजार से जुड़े हुए और आसपास के क्षेत्र के सभी उपस्थित नागरिक बंधुओं, प्यारे बच्चों, आज चौक बाजार के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है। चौक बाजार के प्रति जिनका प्यार स्नेह था और इस क्षेत्र में शैक्षिक जागरण के लिए जिन्होंने लगभग 5-6 दशक तक कार्य किया, ऐसे पूज्य महंत आदित्यनाथ जी महाराज की प्रतिमा का अनावरण करने के लिए हमारे बीच में भारत सरकार के यशस्वी रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी उपस्थित हुए हैं। मैं इस अवसर पर उत्तर प्रदेश उनकी कर्म भूमि है, उत्तर प्रदेश उनकी जन्मभूमि भी है, तो उन्हीं के प्रदेश में उनका आप सबकी ओर से, प्रदेशवासियों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हम सब जानते हैं 2014 के पहले भारत की स्थिति क्या थी। आंतरिक सुरक्षा का मामला रहा हो या बाह्य सुरक्षा का मामला, जब मर्जी आती थी तब प्लेन हाईजैक हो जाता था, जब मर्जी आती थी ट्रेन हाईजैक हो जाती थी, जब मर्जी आती थी विस्फोट करके निर्दोष नागरिक मार दिए जाते थे, जवान शहीद होते थे, और जब जिस देश की मर्जी आती थी वो भारत के अंदर घुसपैठ कर लेता था। लेकिन भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में नए भारत ने अपना जो तेज दिखाया है, आज वो दुनिया के अंदर भारत के जज्बे को प्रदर्शित कर रहा है। और प्रधानमंत्री मोदी जी के कदम से कदम मिलाकर के भारत को दुनिया की इस महाशक्ति के रूप में स्थापित करने, भारतीय जनता पार्टी को दुनिया के सबसे बड़े संगठन के रूप में स्थापित करवाने और पूरा जीवन जिन्होंने अपनी सहजता, सरलता, निष्क्रियता और समाज के लिए समर्पित करके
सार्वजनिक जीवन में शुचिता, पारदर्शिता और आदर्श और मूल्यों के लिए जिया है। ऐसे भारत के रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी का आज हमारे बीच में आगमन हुआ है। मैं आप सभी चौक वासियों की ओर से, महाराजगंज जनपद वासियों की ओर से उनका हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। सचमुच 2014 के पहले देश की आंतरिक स्थिति बहुत खराब थी। कहीं नक्सलवाद और माओवाद सिर चढ़ करके बोलता था, कहीं पूर्वोत्तर का उग्रवाद सिर पर था, अलगाववाद चरम पर था, और कहीं कश्मीर का उग्रवाद देश की एकता और अखंडता को चुनौती दे रहा था। आपने देखा होगा कि धीरे धीरे करके उनके दायरे को सिकोड़ते आज भारत की आंतरिक स्थिति को सुदृढ़ करने में भारत सरकार को सफलता प्राप्त हुई। दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ जब यशस्वी नेतृत्व मिलता है तो ऐसे ही होता है। और भाइयों बहनों, जो दुश्मन देश कभी भारत को आंखें दिखाते थे, जब मर्जी आती तब भारत के अंदर घुसपैठ करते थे, आज आप देख रहे होंगे कि दुनिया के सभी देशों से आंख मिलाकर के बात करने की भारत की वर्तमान की तकनीक क्या रंग लाई है। हर देश जो भारत को चुनौती देता था, आंखें दिखाता था, आज वह भारत की सीमावर्ती क्षेत्रों में दूर दूर तक नजर नहीं आता, उसको पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ता है। और यह एक नए भारत की तस्वीर है। सचमुच भारत के इस ऐसे यशस्वी नेतृत्व को हम सबको अभिनंदन करना चाहिए, पूरे देश को यशस्वी नेतृत्व का अभिनंदन करना चाहिए, स्वागत करना चाहिए। आज माननीय राजनाथ सिंह जी, गोरखपीठ से उनका बहुत पुराना संबंध है। पूज्य महाराज जी का एक लंबे समय तक उन्हें सानिध्य प्राप्त हुआ था और उन्होंने निरंतर उन संबंधों को उसी रूप में आगे बढ़ाने का कार्य भी किया। चौक क्षेत्र पूज्य महाराज जी के यहां पर धार्मिक, आध्यात्मिक और सेवा के इन सभी कार्यों से नजदीक से जुड़ा रहा है। जब इस क्षेत्र में शिक्षा का कोई केंद्र नहीं था, तब 1950 के दशक में अपने पूज्य गुरुदेव ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी के नाम पर यहां पर उन्होंने दिग्विजयनाथ इंटर कॉलेज की स्थापना की थी। मैं देखता हूं इस इंटर कॉलेज से निकले हुए छात्र जीवन के अलग अलग क्षेत्र में जाकर के वहां पर यहां की रोशनी को बिखेरने का कार्य कर रहे हैं। बालिकाओं की शिक्षा के लिए उनके मन में कपाल था। अब आश्चर्य करेंगे, 1990 के दशक के प्रारंभ में, 80 के दशक के उत्तरार्ध में बालिकाओं के लिए एक स्कूल उन्होंने यहां पे खोला था। और जब यहां पर उनको पता लगा कि यहां की बालिकाएं उच्च शिक्षा नहीं ग्रहण कर पा रही हैं, तो उन्होंने मुझे इस सदी के पूर्वार्ध में ही कहा कि चौक में बालिकाओं के लिए एक डिग्री कॉलेज जरूर खोल दीजिए। स्वाभाविक रूप से उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में नहीं थी। मैंने कहा देखिए, जमीन है, सब कुछ है, लेकिन मान्यता के नाम पर राज्य सरकार के द्वारा जो घूसखोरी हो रही है, ये उचित नहीं होगा। हम लोगों को पैसा देकर के मान्यता नहीं लेनी चाहिए। उन्होंने कहा एक बार प्रयास कर लो। अच्छा, उनका इतना कहना ही था कि हमने प्रयास, मैंने इस पे कार्रवाई, मैंने यहां निर्माण कार्य प्रारंभ किया, आवेदन किया, और निर्माण कार्य पूरा होते होते देवयोग से ऐसी स्थिति थी कि स्वतः स्फूर्त भाव के साथ मान्यता भी मिलती हुई दिखाई दी। और आज यहां पर गोरक्षपीठाधीश्वर महंत वैद्यनाथ महाविद्यालय यहां के बच्चों के लिए उच्च शिक्षा का भी एक केंद्र बना हुआ है।
जिसमें सिद्धार्थ विश्वविद्यालय के साथ संबद्ध होकर के कला, विज्ञान और वाणिज्य की शिक्षा यहां के बच्चों को उन्हीं के घर में उपलब्ध हो रही है, जिन्हें यहां से 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, फिर यहां से गोरखपुर 70 किलोमीटर दूर जाने के लिए मजबूर होना पड़ता था। आज अपने घर में ही उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए उन्हें ये सुविधा यहां पर प्राप्त हो रही है। मैं अब जब भी यहां आता था, मैं अक्सर इस बात को देखता था कि यहां पर कहीं उन्होंने मंदिर के किसी भवन में पशु चिकित्सालय खुलवाया हुआ है, कहीं पर उन्होंने कोई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खुलवाया हुआ है। तो मैं पूछता था कि आखिर मंदिर के भवन ये सब देने की आवश्यकता क्या थी। उन्होंने कहा, देखिए भवन तो बनते रहेंगे, लेकिन ये मालूम करो कि देखो उससे कितने लोगों की जान बच जाती है। एक भवन पैसा महोल्य नहीं, महत्वपूर्ण ये है कि लोगों के कल्याण का कैसे माध्यम बन रहा है। इसलिए हॉस्पिटल को वहां पर जब तक सरकार कोई पक्का भवन नहीं बना देती है, तब तक वहां पर अपने ही भवन में उसको चलने दो, और उसको चलने दो। जनता की सेवा हो रही है, फ्री में दवा मिल रही है, डॉक्टर हर एक व्यक्ति को वहां देखता है, पशुओं की फ्री चिकित्सा होती है। लोगों के लिए जितना भी अच्छा हो सकता है उसको करने का प्रयास करना चाहिए। और लोक कल्याण का उनका माध्यम और चौक और उसके आसपास के लोगों के प्रति उनका अत्यंत लगाव था। वो अक्सर पूछते थे, क्योंकि अंतिम 12-15 वर्ष उनका चौक में बहुत कम आना हुआ। मैं ही अक्सर आता था और मुझसे अक्सर पूछते थे, क्या हाल है वहां के, फलाने का क्या हाल चाल है। एक एक बच्चे का नाम लेके पूछते थे। वो सब पूछते थे, तुम जाते हो, लोगों से मिलते हो कि नहीं मिलते हो। फिर पूछते थे, वहां स्कूल में गए कि नहीं गए, स्कूल में बच्चों की पढ़ाई हो रही कि नहीं हो रही है। वहां पे शिक्षक भले ही सरकार के द्वारा ना आए, लेकिन अपने स्तर पर शिक्षक रख लो। बच्चों की पढ़ाई में कोई व्यवधान नहीं आना चाहिए, क्योंकि यही बच्चे बाद में देश का भविष्य बनने वाले हैं। अच्छे पढ़ेंगे, अच्छी शिक्षा लेंगे, अपने घर में रख करके उनकी सुविधा मिल जाएगी, तो आने वाले समय में सारे बच्चे देश के लिए बहुत बड़ा योगदान करने वाले हैं। और ये अवसर होता था। आज हमारे लिए आनंददायी अवसर है कि पूज्य महाराज जी की 7वीं पुण्यतिथि के अवसर पर इस भव्य प्रतिमा का अनावरण भारत के यशस्वी रक्षा मंत्री माननीय श्री राजनाथ सिंह जी के कर कमलों से भी यहां संपन्न हुआ है। मैं इस अवसर पर ब्रह्मलीन महंत वैद्यनाथ जी महाराज के श्री चरणों में कोटि-कोटि नमन करते हुए, विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए माननीय मुख्य अतिथि जी का, अन्य सभी सम्मानित अतिथियों का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। चौक अब विकास की प्रक्रिया के साथ तेजी से आगे बढ़ा है। आज ये नगर पंचायत हो गया है। आज यहाँ पर और भी तमाम प्रकार की अन्य सुविधाएं बढ़ चुकी हैं। आने वाले समय में उस नगरीय जीवन के साथ जुड़ करके रोजगार की संभावना को तेजी से आगे बढ़ाते हुए हम सभी विकास की प्रक्रिया को और द्रुत गति से आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। पूज्य महाराज जी के इस आशीर्वचन के उपरांत आज के कार्यक्रम के माननीय मुख्य अतिथि भारत सरकार के यशस्वी रक्षा मंत्री श्रद्धेय राजनाथ सिंह जी से सादर निवेदन करूंगा कि आज के इस अवसर पर चौक नगरी की जनता को का मार्गदर्शन करने की कृपा करें। श्रद्धेय राजनाथ सिंह जी। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी और हमारे केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज जी चौधरी, उत्तर प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री श्री महेंद्र सिंह जी और बाबा मत्स्यनाथ आश्रम के
महंत बालकनाथ जी महाराज और दिगंबर अखाड़ा अयोध्या से महंत सुरेश जी महाराज, प्रोफेसर यूपी सिंह जी पूर्व कुलपति एवं अध्यक्ष महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद गोरखपुर, प्रोफेसर हरि बहादुर जी श्रीवास्तव कुलपति सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु सिद्धार्थनगर, डॉक्टर वसंत नारायण सिंह प्राचार्य गोरक्ष पीठाधीश्वर महंत अवैधनाथ महाविद्यालय, रविकांत जी पटेल जिला पंचायत अध्यक्ष महाराजगंज, श्री जयमंगल कनौजिया विधायक, श्री ज्ञानंद सिंह विधायक, श्री प्रेम सागर पटेल विधायक, श्री बजरंग बहादुर सिंह विधायक, श्री परदेशी रविदास जिलाध्यक्ष भाजपा महाराजगंज, मंडलायुक्त गोरखपुर, डीआईजी गोरखपुर। इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी हमारे पूज्य संतगण और डॉक्टर अमरनाथ जी तिवारी इस कार्यक्रम के संचालक, इस कार्यक्रम में उपस्थित मेरे सभी सम्मानित बहनों और भाइयों, जैसा माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने आपको बताया, बहनों भाइयों, हम लोग यहां पर ब्रह्मलीन गोरक्ष पीठाधीश्वर पूज्य अवैधनाथ जी की प्रतिमा के अनावरण के अवसर पर यहां पर उपस्थित हुए। मैं मानता हूं कि सारे देश भर में पूज्य महंत अवैधनाथ की परिचय के मोहताज नहीं है, सभी लोगों से अच्छी तरह से परिचित। मैंने बहुत प्रतिमाओं का अनावरण देखा, बड़ी तैयारी के साथ लोग प्रतिमाओं के अनावरण का कार्यक्रम करते हैं, लेकिन सामान्यतः कुछ अनावरण के कार्यक्रम में लोगों की रुचि नहीं होती। लेकिन यहां प्रत्यक्ष अपनी आंखों के सामने देख रहा हूं जिस भाव और जिस श्रद्धा के साथ लोग यहां पर ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी प्रतिमा के अनावरण के अवसर पर लोग बैठे हुए हैं, चित्त यहां पर बैठे हुए हैं। यह दर्शाता है कि भारत की सनातन यानी नित्य नूतन और चिर पुरातन जो संस्कृति है उसके प्रति भी आपकी आस्था है, और साथ ही साथ आपकी नाथ संप्रदाय के प्रति आस्था है, और आप पूज्य महंत अवैधनाथ जी के प्रति भी आप सबकी आस्था है। सामान्यतः यह देखने को नहीं मिला। गोरक्ष पीठाधीश्वर पूज्य अवैधनाथ जी का व्यक्तित्व अद्भुत था। केवल प्रशंसा के लिए मैं प्रशंसा नहीं कर रहा। जब हमारी आयु 18-19 वर्ष की थी तब से मैं उनके साथ बातचीत करने का, उनका चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लेने का यह हमको अवसर प्राप्त हुआ। बहन भाइयों, जब मैं एमएससी प्रथम वर्ष का गोरखपुर विश्वविद्यालय का छात्र विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने के बाद सबसे पहले आशीर्वाद लेने के लिए भी मैं गया था, तो परम पूज्य गोरक्ष पीठाधीश्वर महंत अवैधनाथ जी का ही आशीर्वाद लेने के लिए 5 मिनट उनके साथ मेरा बैठना हुआ था। सहज रूप से उनके व्यक्तित्व से मैं बेहद प्रभावित हुआ, और उसके बाद कोई महीना ऐसा नहीं छूटता था जिस महीने परम पूज्य अवैधनाथ जी का आशीर्वाद लेने के लिए मैं गोरक्ष पीठ न जाता। जाने का सिलसिला लगातार यह चल रहा। यहां पर जब मैं शोध कार्य कर रहा था, रिसर्च का काम कर रहा था, तब भी बराबर उनके पास जाना होता था, उनसे मैं आशीर्वाद प्राप्त करता था, मार्गदर्शन प्राप्त करता था। और आज मैं यहां पर उपस्थित हूं, एक घटना मुझे याद आती। 1971 में मैं एमएससी फाइनल का यहां पर छात्र था। कश्मीर के कुछ अलगाववादी ताकतों ने भारत के हवाई जहाज इंडियन एरोप्लेन का को हाईजैक कर लिया था, उसका अपहरण कर लिया था, और उस हवाई जहाज को हाईजैक करने के बाद वो पाकिस्तान के लाहौर ले गए थे, और लाहौर में ले जाकर सारे यात्रियों को उतारकर उन्होंने हवाई जहाज को चला दिया। सारे भारत के अंदर एक गुस्सा था। हम सभी छात्रों के अंदर भी उस घटना को लेकर एक बेहद गुस्सा था।
मैंने उस समय छात्रों का एक संगठन खड़ा किया था, छात्र राजनीति से भी उस समय हमारा बहुत ही गहरा रिश्ता रहा। मैं तुरंत पूज्य अवैधनाथ जी के पास गया। मैंने कहा कि आपका आशीर्वाद चाहिए। कल विरोध स्वरूप जो हाईजैकिंग हुई है ट्रेन की, उसके विरोध स्वरूप हम लोग गोरखपुर बंद कराना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि लोगों के अंदर बेहद आक्रोश है और यदि बेटा तुम लोगों ने निर्णय कर ही लिया है कि हमको बंद कराना है, या सावधानी बरतना, किसी के साथ अशिष्टता नहीं होनी चाहिए, किसी के साथ अभद्रता नहीं होनी चाहिए, केवल आप सब जनता से अपील करो। मुझे पूरा विश्वास है कि यह पूरा का पूरा गोरखपुर इस विरोध में बंद हो जाएगा और यही हम लोगों ने किया और गोरखपुर पूरी तरह से बंद हो गया। सामान्यतः जब कभी कोई बंदी यदि करानी होती है, जिस प्रकार की उद्दंडता, जिस प्रकार की उच्छृंखलता नौजवानों के द्वारा कभी कभी की जाती है, उससे आप सब अच्छी तरह बचते। लेकिन उनका ऐसा व्यक्तित्व था। आज मैं उनका चित्र देख रहा, क्या पहचान है। सफेद दाढ़ी, लंबी दाढ़ी, आंखों पर चश्मा, सुगठित शरीर, वाणी मधुर, लेकिन वाणी में होश। सहज रूप से इनका यह व्यक्तित्व सबको आकर्षित करता है। आज वो हमारे बीच नहीं है बहनों भाइयों, लेकिन 7 वर्ष गुजर गए हैं, आज उनकी 7वीं पुण्यतिथि है। फिर भी उनकी स्मृतियां हम लोगों के प्रति पटल को पूरी तरह से अंकित हैं। और जिस गोरखपीठ के वो महंत थे, गोरखपीठ के इतिहास को मैं अच्छी तरह में जानता हूं। नाथ संप्रदाय के इतिहास को भी हमने पढ़ा है और उसे अच्छी तरह जानता हूं। इतना मैं कह सकता हूं कि गोरखपुर पीठ और नाथ संप्रदाय ने सनातन धर्म की रक्षा और संवर्धन के लिए जितना बड़ा काम किया है, उसकी कितनी भी प्रशंसा की जाए वह बहनों भाइयों वह कम है। इस गोरखपुर का सनातन धर्म की रक्षा और संवर्धन करने में एक अद्भुत योगदान है। महंत अवैधनाथ जी, जब राम जन्मभूमि का आंदोलन प्रारंभ हुआ, उस समय जो पहली मीटिंग हुई थी, उसकी अध्यक्षता यदि किसी ने की थी। देश भर के संतों ने कहा इस बैठक की अध्यक्षता यदि किसी को करनी चाहिए तो पूज्य अवैधनाथ जी को इस बैठक की अध्यक्षता करनी चाहिए। और शायद आप इसको इस घटना की जानकारी है या नहीं है, 1949 में आजादी हासिल होने के 2 वर्ष के बाद ही जब रामलला प्रकट हुए थे अयोध्या में, तो सबसे पहले पूजा करने का काम यदि किसी ने किया था तो तत्कालीन गोरक्षपीठाधीश्वर महंत दिग्विजयनाथ ने वो काम किया। हमने नाथ संप्रदाय की बात मैं कर रहा हूं, नाथ संप्रदाय के योगदान की बात कर रहा हूं। मुझे याद आता है कि मैं भी नाथ हूं, एक राजनाथ हमारे में मिला है। हमें निश्चित रूप से गोरखपीठ का हमको आशीर्वाद प्राप्त होगा, चाहे वो दिग्विजयनाथ जी हों अथवा महंत अवैधनाथ जी हों, निश्चित रूप से उनका भी हमको आशीर्वाद प्राप्त होगा। बहनों भाइयों, राम जन्मभूमि का इतिहास यदि लिखा जाएगा तो पूज्य महंत दिग्विजयनाथ जी और पूज्य महंत अवैधनाथ जी का नाम स्वर्णाक्षरों में लिखा हुआ है। और राम जन्मभूमि आंदोलन में उन्होंने केवल भाग नहीं लिया था, बल्कि राम जन्मभूमि के आंदोलन की धार को तेज करने में महत्वपूर्ण भूमिका भी किसी ने निभाई थी। हमारे पूज्य महंत अवैधनाथ जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और नाथ परंपरा को जहां तक मैं जानता हूं, यह नाथ परंपरा समाज को तोड़ने वाली कभी नहीं रही। जाति, पंथ और मजहब के आधार पर भी नाथ संप्रदाय ने कभी विचार नहीं किया। नाथ संप्रदाय ने बराबर समाज को जोड़ने की कोशिश की। कौन इस सच्चाई को भूल सकता है? जिन्हें अछूत कहा जाता था, लोग कहते थे मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते, उनको भी मंदिर में प्रवेश कराने की पहल यदि किसी ने की थी तो बहनों भाइयों पूज्य अवैधनाथ जी ने वह पहल की थी। और आज मैं यही योगी जी से आते समय गाड़ी में पूछ रहा था कि मुझे यह बताया गया है कि गोरखपीठ के भी जो प्रमुख पुजारी हैं, वो प्रमुख पुजारी भी वह दलित समाज से आते हैं। बहनों भाइयों, यह सुनकर मुझे बेहद बेहद आनंद किया है।
समाज में सामाजिक समरसता के लक्ष्य को हासिल करने के लिए नाथ संप्रदाय ने जिस प्रकार की भूमिका निभाई है, उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए मेरे दोस्तों, वह कम है। इतना ही नहीं, मुझे याद है कि भगवान महावीर मंदिर पटना में 1993 में भी वहां पर जाकर महावीर मंदिर में भी दलित पुजारी की नियुक्ति यदि कराने का काम यदि किसी ने किया था तो पूज्य महंत वैद्यनाथ जी ने ही किया। सामाजिक समरसता के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए एक बार वाराणसी के डोम राजा के घर उन्होंने संतों को आमंत्रित किया कि डोम राजा के साथ हम सभी लोगों का भोजन होगा। बहुत सारे संत हिचकने लगे कि अब डोम राजा के साथ बैठकर हम लोग भोजन करेंगे। बहनों भाइयों, उन संतों के घर जाकर आरजू मिन्नत करके यदि हम संत हैं तो हमारा हृदय विशाल होना चाहिए। यह संदेश देने का काम पूज्य वैद्यनाथ जी ने किया था और उनको राजी करके मनाकर डोम राजा के साथ सारे संतों का भोजन कराने का काम यदि किसी ने किया था तो आज जिनकी प्रतिमा का हम लोगों ने अनावरण किया है वह पूज्य वैद्यनाथ जी। बहन भाइयों, संत का दिल बहुत ही बड़ा दिल है। छोटे दिल का व्यक्ति कभी संत नहीं हो सकता है, समाज का कभी कल्याण नहीं कर सकता। मन जितना ही बड़ा होता चला जाता है वो मनुष्य उतना ही आध्यात्मिक ऊंचाइयों को हासिल करता चला जाता है। छोटे मन का व्यक्ति कभी बड़े उद्देश्य की प्राप्ति नहीं कर सकता। समाज की धारा के खिलाफ जाकर सभी बराबर हैं, प्राणी मात्र सभी बराबर हैं। यह संदेश देने के लोगों इस नाथ संप्रदाय ने भूमिका निभाई है, उसकी कितनी भी प्रशंसा की जाए। हमारे देश के ऋषियों और मनीषियों ने भी कहा था कि यह पिंडे तद ब्रह्मांडे, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, जो जड़ में है वही चेतन में है, जो सूक्ष्म में है वही विवर्त में है, जो छोटे में है वही बड़े में है, जो मेरे में है वही तेरे में है। यह संदेश जन जन तक पहुंचाने का काम यदि किसी ने किया है तो ना। बहनों भाइयों, मैं जानता हूं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज भी छुआछूत में विश्वास करते हैं और वे निश्चित यह काम लेता है भारत की सनातन संस्कृति को वह नहीं करते। भारत की सनातन संस्कृति कभी छुआछूत की इजाजत नहीं होती है। अरे इसी सनातन संस्कृति के मानने वाले हमारे ऋषियों और मनीषियों ने दुनिया के अकेले देश भारत की धरती से ही भारत की धरा पर रहने वाले लोगों को ही अपने परिवार का सदस्य नहीं मानना है, बल्कि पूरे विश्व की धरा पर रहने वाले लोगों को अपने परिवार का सदस्य मानते हुए वसुधैव कुटुंबकम का संदेश सारे विश्व को दुनिया के किसी देश की धरती से गया है तो केवल और केवल भारत देश की धरती से गया है। बहनों भाइयों, ऐसे ही महात्माओं के कारण है। कुछ दिनों पहले समाचार पत्र में आप पढ़ा होगा, डॉक्टर विजय जौली नाम का एक हमारा पूर्व विधायक दिल्ली, हाईली एजुकेटेड, बहुत पढ़ा लिखा, धनाढ्य परिवार का, उसने संकल्प लिया कि यदि राम मंदिर का निर्माण यदि वहां पर हो रहा है उसके लिए हम सारे विश्व के जितने भी 192 जो कंट्रीज हैं, 192 देशों का मैं जल लाऊंगा और वहां पर जिनके द्वारा यह मंदिर निर्माण हो रहा है वहां पर जल मैं उनको समर्पित करूंगा ताकि उससे रामलला का अभिषेक किया जाए अथवा जिस मंदिर का निर्माण हो रहा है उसकी नींव में दुनिया के 192 देशों का जल डाल दिया जाए। यह काम करने का काम उसने किया और 115 देशों का जल लाकर उन्होंने मुझे समर्पित। राम जन्मभूमि न्यास के जो सचिव हैं चंपत राम, वह भी वहां मौजूद थे, उनको मैंने सारा जल उसमें समर्पित किया और उन्होंने कहा कि 1 साल के अंदर शेष जो बचे हुए देश हैं उन देशों से भी जल लाकर हम उसकी नींव में डालने का काम करें। बहनों भाइयों, राम जन्मभूमि के बारे में क्या क्या लोग नहीं कहते थे कि दंगे हो जाएंगे, यह हो, खून खराबा हो जाएगा, यह होगा, वो होगा। भारत एक ऐसा देश है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, सभी ने सहज रूप से स्वीकार कर लिया, सभी ने सहज रूप से स्वीकार कर लिया।
और मैं तो कहना चाहता हूं, जो मार्ग पूज्य वैद्यनाथ जी ने, जो मार्ग पूज्य महंत वैद्यनाथ जी ने समाज को दिखाया है, उसी मार्ग पर आगे बढ़ने का काम आज के गोरक्ष पीठाधीश्वर और हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी का है। उत्तराधिकारी की तलाश करना भी यह कोई छोटी बात नहीं होती। छोटी आयु में पूज्य वैद्यनाथ जी ने कैसे इनका चयन किया कि गोरखपीठाधीश्वर में कोई होना चाहिए तो योगी आदित्यनाथ जी होने चाहिए, और कहां से जाकर उनको लाकर उनको उत्तराधिकारी यहां पर। आज जब मैं योगी आदित्यनाथ जी को देखता हूं तो मैं कहता हूं, क्या भगवान, अद्भुत है तेरी माया, अद्भुत है तेरी माया। सचमुच इस देश के संग भविष्य के गर्भ में क्या छिपा हुआ है यह भी देख लेते हैं। और शायद पूज्य वैद्यनाथ जी ने उसमें देख लिया था, इस बालक को यदि मैं लाकर गोरखपीठाधीश्वर बनाऊंगा तो यह सनातन धर्म का की रक्षा भी करेगा, उसका संवर्धन भी करेगा, उसका प्रचार भी करेगा, सामाजिक समरसता के भी लक्ष्य को प्राप्त करेगा, और साथ ही साथ जरूरत पड़ी तो उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश भी बनाने का काम करेगा। और आज वही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी करेगा। बहन भाइयों, इसमें अब किसी को संदेह नहीं, सभी अच्छी तरह जाना। भ्रष्टाचार प्राय राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों पर भ्रष्टाचार के आरोप लग जाते हैं। बहन भाइयों, नींद में भी उत्तर प्रदेश नहीं, भारत का कोई मातालाल यह नहीं कह सकता है योगी आदित्यनाथ जी के दामन पर कोई भ्रष्टाचार की दाग लगी हुई हो। हम यदि प्रदेश का विकास करना चाहते हैं, सामाजिक समरसता के लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, भेदभाव को समाप्त करना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश को हम उत्तम प्रदेश बनाना चाहते हैं, तो बहन भाइयों, इसकी पहली शर्त है कानून और व्यवस्था को कायम रखना। इस सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता, भले ही वो हमारा विरोधी क्यों हो। इस सच्चाई को नकार नहीं सकता। एक शख्सियत इस समय उत्तर प्रदेश में ऐसी है जिसका नाम लेकर योगी आदित्यनाथ, जिसका नाम लेते ही अपराधियों का दिल धड़कने लगता है। ऐसे हालात तो उत्तर प्रदेश में पैदा कर ही दिए। तरह तरह की लोग बातें करते हैं, तरह तरह के तर्क देने वाले लोग तर्क देते हैं, भाई यह क्या तरीका है। लेकिन बहन भाइयों, यदि हम उत्तर प्रदेश का विकास करना चाहते हैं तो जब तक अमन अमान के हालात नहीं होंगे, जब तक कानून और व्यवस्था की स्थिति बेहतर नहीं होगी, तब तक उत्तर प्रदेश का विकास किसी भी सूरत में नहीं हो सकता। और मैं देख रहा हूं योगी धार्मिक अनुष्ठान भी कर रहे हैं, प्रतिदिन धार्मिक अनुष्ठान भी करते हैं, और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में विकास के नए नए मानदंड भी स्थापित करने का काम कर रहे हैं। हमारे पंकज चौधरी, सचमुच मैं मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि पंकज जी का उन्होंने चयन किया और अपनी सरकार में उन्होंने कोई छोटा मोटा मंत्री नहीं बनाया है, बल्कि पंकज जी चौधरी को वित्त राज्य मंत्री उन्होंने बनाया। और आज उसी रास्ते पर एक मंत्री को जिस प्रकार की अपनी भूमिका निभानी चाहिए वो भूमिका निभा रहे हैं। उनके ऊपर भी इधर उधर का कोई भ्रष्टाचार का आरोप कभी नहीं रहा है, यह बात भी दावे के साथ। और योगी जी के मार्गदर्शन में इस उत्तर प्रदेश के विकास के लिए केंद्र सरकार का वित्त राज्य मंत्री होने के नाते तो जितनी भी अपनी भूमिका हो सकती है वह प्रभावी और भूमिका का वह निश्चित रूप से लग रहा है। आप लोगों ने फिल्म जरूर देखी होगी, जहां पर नौजवान भी बैठे हैं। आप लोगों ने फिल्म देखते हैं कि नहीं देखते हैं? जो पूजा पाठ करते हैं फिल्म देखते हैं। आपने कभी कभी कुछ ऐसी भी फिल्म देखी होगी जिसमें कि डबल रोल होता है एक्टर का, देखा? वो कौन सी फिल्म है? कौन सी फिल्म है?
मैंने जो उत्तर प्रदेश में पढ़ाई करते समय देखा था, एमएससी में पढ़ते समय, उसे राम और श्याम देखा। किसी एक्टर का डबल रोल तो हमने देखा था, किसी व्यक्ति का हमने डबल रोल देखा था, लेकिन योगी जी को मैं देखता हूं इनका डबल रोल नहीं रहता है, बल्कि इनका मल्टीपल रोल है। कई प्रकार की अद्भुत रोल है। और बहन भाइयों, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, योगी जी ने भी कहा 2014, उस समय मैं भी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, मैं मानता हूं कि बहुत बड़ा परिवर्तन एक देश में हुआ है, एक ऐतिहासिक परिवर्तन इस देश में हुआ है। इस देश की जनता ने बहुमत के साथ श्री नरेंद्र भाई मोदी को भारत के प्रधानमंत्री के रूप में दिल्ली में लाकर स्थापित किया है। वह ऐतिहासिक है। और मोदी जी की भी सूझबूझ देखिए, 14 के बाद जब उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना हुआ तो उनकी भी नजर यदि किसी पर जाकर टिकी तो गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ जी पर। यह संयोग नहीं है तो क्या है? और मेरे भाइयों, आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में भारत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। जैसा योगी जी ने कहा है कि दुनिया के किसी भी देश से आंख से आंख मिलाकर कुवत भारत के अंदर है। अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा बड़ी है, कोई सच्चाई को नकार नहीं सकता। और दोस्तों, भारत अब एक कमजोर भारत नहीं रहा है, बल्कि भारत अब यह दुनिया का एक ताकतवर देश बन चुका है। मैंने भी प्रधानमंत्री जी से बात करके अपने सेना के जवानों को हिदायत दे दी है। पहला आक्रमण भारत की तरफ से किसी के ऊपर नहीं होगा। पहला आक्रमण भारत की तरफ से किसी पर नहीं होगा। और भारत के प्राचीन इतिहास को उठाकर कोई देख ले, भारत का यह प्राचीन इतिहास रहा है मेरे बहन भाइयों। भारत ने न तो दुनिया के किसी देश पर कभी आक्रमण किया है, न तो भारत ने दुनिया की किसी देश की 1 इंच जमीन पर कभी कब्जा किया है। लेकिन मैंने भी अपने सेना के जवानों को कह दिया, पहल अपनी तरफ से नहीं होनी चाहिए, लेकिन यदि किसी के द्वारा होती है तो फिर किसी की इजाजत लेने की जरूरत नहीं है, उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाना चाहिए। और हमारे प्रधानमंत्री ने सचमुच जो करिश्माई काम किए, कितने कामों की मैं चर्चा कर रहा हूं। हर घर में गैस का चूल्हा पहुंचवाया, हर किसानों को 6,000 रुपया हर साल दे देंगे। यदि कोविड महामारी आ गई कि 80 करोड़ लोगों के घरों में यदि 5 सदस्य हैं तो 5 सदस्यों के नाम से मुफ्त में अनाज देना, कोई कल्पना नहीं कर सकता था बहनों भाइयों। और मैं योगी जी आपको बधाई देना चाहता हूं। योगी, आपने मोदी जी की सारी योजनाओं को अक्षरशः पालन किया है और उसका पूरा लाभ अपने उत्तर प्रदेश की जनता को आपने मुहैया किया। और योगी जी ने कोविड के संकट के दौरान बहने वाली किस तरीके की भूमिका निभाई है, यह बैठे हैं यहां पर इसलिए मैं नहीं कर रहा। आपको अंदाज नहीं होगा, भारत का रक्षा मंत्री होने के नाते रक्षा की भी डिप्लोमेसी होती है, दुनिया के दूसरे देशों में भी हमको जाना पड़ता है। लोग मोदी जी की प्रशंसा तो पूरी करते ही, लेकिन उत्तर प्रदेश कहते हैं उत्तर प्रदेश में एक ऐसा राज्य है, देश में एक ऐसा राज्य है भारत में, जिसमें कि मोदी जी के मार्गदर्शन में वहां के मुख्यमंत्री योगी जी ने कोरोना जैसी महामारी को चुनौती के रूप में स्वीकार कर जिस तरीके से प्रभावी भूमिका निभाई है, उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाएगा। वैक्सीनेशन के मामले में भी जो कुछ भी किया है वो कम नहीं किया। ऐसे कई उल्लेखनीय कार्य, शिक्षा के क्षेत्र में तो गोरक्षपीठ इतनी प्रभावी भूमिका निभा रहा है। मैं तो समझता था कि 1-2 स्कूल विद्यालय कहीं तक होंगे, क्योंकि एक बार पूज्य महंत वैद्यनाथ जी ने जो गोरखपुर का जो महाविद्यालय है उसमें कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन मुझे जाना नहीं था कि महाराजगंज में और कई जिलों में, दूसरे भी प्रदेश के जिलों में, दूसरे राज्यों में भी इतनी शिक्षा संस्थाएं चल रही है गोरखपीठ के द्वारा। इसकी जानकारी मुझे नहीं। पहली बात
यहां आने के बाद मुझे जानकारी मिली। और बहनों भाइयों, बस यही कहूंगा, योगी जी के नेतृत्व में यह उत्तर प्रदेश तेजी के साथ बदल रहा है। अब उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनने से दुनिया की हमको कोई ताकत रोक नहीं सकती। एक से हर जनपद में मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। पढ़ने लिखने वाले छात्र मेडिकल में प्रवेश लेने के लिए कितनी मुसीबतें उनको झेलनी पड़ती। हर जिले में अब मेडिकल कॉलेज होगा, 7 नए विश्वविद्यालय बन गए। इसकी कोई कल्पना कर सकता है? इसलिए बहनों भाइयों, मैं कहना चाहता हूं, यह शक्ति जो योगी जी को प्राप्त हुई है वो महान संतों के द्वारा यह शक्ति प्राप्त हुई है। यह नाथ संप्रदाय के जो भी उपदेश है उस रास्तों पर चलकर उन्होंने जो कुछ भी जिंदगी में सीखा है उसी के अनुसार वो अपनी भूमिका का मुख्यमंत्री के रूप में भी निर्वाह कर रहे हैं। और मैं कहना चाहता हूं, सत्ता की शक्ति तो बहुत लोगों के पास होती है, लेकिन सत्ता की शक्ति रहने से ही कोई लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। योगी जी के अंदर देखा है, मुख्यमंत्री होने के नाते सत्ता की शक्ति तो है, लेकिन उससे बढ़कर योगी आदित्यनाथ जी के अंदर इच्छा शक्ति हमको देखने को मिली है। इसीलिए उत्तर प्रदेश में इतनी तेजी के साथ परिवर्तन हो रहा है। हर वर्ग के विकास के लिए पूरी निष्ठा के साथ वो काम कर रहा है। महिलाओं की चिंता, महिला है प्रदेश बन गए शरीर, उनके कल्याण के लिए भी बहुत सारी योजनाएं उन्होंने चला रखी। और मुझे तो बताया गया कि यह तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने आयुष्मान भारत की योजना चलाई है, 5 लाख रुपए तक का 1 वर्ष के लिए आपका मुफ्त इलाज। योगी जी ने उत्तर प्रदेश में भी एक योजना प्रारंभ की, स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, और 42 लाख लोगों को उसका लाभ मिल रहा है, यह मुझे बताया गया। सबके लिए आवाज, बहुत सारी चीजें। इसलिए बहनों भाइयों, यह मैं मानता हूं, यह आशीर्वाद यदि प्राप्त है तो पूज्य महंत दिग्विजयनाथ जी के संतों का, पूज्य महंत अवैधनाथ जी के संतों का आशीर्वाद और मार्गदर्शन यदि प्राप्त हुआ है योगी जी के अंदर, उसी कारण यह इच्छा शक्ति उनके अंदर है। एक समय था कि वर्दी पर गुंडे भारी पड़ते थे, वर्दी पर गुंडागर्दी भारी पड़ती थी। अब गुंडों पर वर्दी भारी पड़ने लगे हैं उत्तर प्रदेश में, पास कर रहे ऐसे आवाज। हमको कल मैं देख रहा था, मैंने लोगों को कहा, भाई योगी जी ने अपराधियों के खिलाफ बहुत कार्रवाई की है, देखो मैं जब देखता हूं तो उसकी संपत्ति जब्त कर ली गई, उसकी संपत्ति जब्त कर ली गई। क्या इसमें सच्चाई है कि क्या है? तो एक ने कहा, सब निकाल उतार के, अरे साहब योगी जी ने कमाल का काम किया, उन्होंने अपराधियों को जो संपत्ति जब्त की है वो 18,600 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति उन्होंने जब्त कर ली है। अपराधियों का मनोबल टूटना चाहिए, सज्जन पुरुषों का मनोबल बढ़ना चाहिए। यही किसी शासक की जिम्मेदारी होती है। उसका प्रथम दायित्व होता है उसका धर्म, और उस धर्म का वह निर्वाह करता है योगी। बहन भाइयों, आज के अवसर पर इससे ज्यादा कुछ न कहते हैं। वर्षों पहले में महाराज जन आया और मुझे याद है कि हम और योगी जी का दोनों, हाँ, हमारे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सभा थी, विलक्षण नेता था, और उसमें मैं भी था और योगी जी। अटल जी हमारे बीच तो नहीं थे। लंबे समय के बाद मैं मेरा महाराज जन रहा। और बहनों भाइयों, सनातन धर्म के प्रति जो आपकी आस्था है, जो आपकी निष्ठा है, और नाथ संप्रदाय की जो लोकप्रियता भी है यहां पर देखने को मिली है, इसके लिए मैं एक बार शीश झुकाकर आप सभी का अपनी तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आप सभी का मैं वंदन करता हूं। और पूज्य महंत अवैधनाथ जी की स्मृति को नमन करते हुए, हृदय की गहराइयों से अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपना निवेदन समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय रक्षा मंत्री